साल था 1944। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। लंदन के सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में एक बहुत ही मशहूर मुकदमा चल रहा था। ये मुकदमा लोगों के बीच खासी चर्चा का विषय बना हुआ था। एक तरफ जूरी के मेंबर बैठे थे और एक तरफ जज बैठे थे। इनके सामने कटघरे में एक 47 वर्षीय महिला खड़ी थी, जिनके ऊपर एक बहुत ही अजीबोगरीब इल्ज़ाम था। जज ने अपना हथौड़ा पटका और फैसला सुनाया, दोषी। महिला चीखी कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या दुनिया में कोई भगवान है? लेकिन इस महिला की बात भला कौन सुनता। एक इंसान आया, उसने इस महिला को हथकड़ी पहनाई और खींचकर कोर्ट से बाहर की तरफ ले जाने लगा। ये महिला कोई आम महिला नहीं थी। ब्रिटिश सरकार और सेना इस महिला से बुरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये महिला सेना के खुफिया से खुफिया राज जनता के सामने खोल सकती है। सैकड़ों साल पुराने कानून को खोद कर निकाला गया था, खासतौर पर इस महिला को सजा देने के लिए। इस कानून का नाम था विचक्राफ्ट एक्ट 1735। सन 1735 का बना हुआ एक कानून था, लेकिन पिछले 100 सालों में इस कानून के तहत किसी को सजा नहीं दी गई थी। लेकिन अब इस महिला को 9 महीने की सजा हो चुकी थी और कोर्ट ने इस महिला को एक चुड़ैल घोषित कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंग्लैंड की आखिरी चुड़ैल हेलेन डंकन की कहानी। ये जिनकी कहानी है हेलेन डंकन की, इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर 1897 को। कालंडर स्कॉटलैंड में एक जगह पड़ती है। इनके पिता का नाम था आर्कीबाल्ड मैकफार्लेन। ये एक स्लेटर थे, छतों के ऊपर स्लेट लगाने का एक काम किया करते थे। इनकी माता का नाम था इजाबेला रैट्रे। तो जब ये थोड़ा बड़ी होती हैं हेलेन, तो स्कूल जाना शुरू करती हैं, लेकिन स्कूल में इनका जो व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। ये दूसरे बच्चों के साथ नहीं रहती, उनसे कटी कटी रहती। फिर जब कुछ दिन इनको स्कूल में बीते तो फिर इन्होंने दूसरे बच्चों के लिए भविष्यवाणियाँ करना भी शुरू कर दिया। ये दूसरे बच्चों को आगे भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में भी बताती रहती। ये बताती कि ये खतरा आने वाला है, तुम्हें इससे सावधान रहना चाहिए। तो जब ये सारे काम इन्होंने स्कूल में शुरू कर दिए तो दूसरे जो बच्चे थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा डरने लगे। बच्चों ने फिर टीचर से बताया, टीचर आई इनकी माँ से बताया। इनकी माँ ने जैसे ही ये बातें सुनी वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि इनकी माँ एक बहुत ही धार्मिक महिला थी और वो एक चर्च की मेंबर भी थी। तो इनकी माँ ने फिर साफ तौर पर बड़ी सख्ती के साथ मना कर दिया इनको कि ऐसी बातें स्कूल में मत किया करो, ये सब बातें सभ्य समाज में अच्छी नहीं है, स्कूल के अलावा कहीं भी मत किया करो। तो फिर हेलेन ने ये सारी बातें करना बंद कर दिया। स्कूल छोड़ने के बाद एक हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए इन्होंने काम किया। फिर 1916 में इनकी शादी हो जाती है हेनरी डंकन नाम के एक इंसान से। हेनरी डंकन पेशे से एक कैबिनेट मेकर थे और जंग में घायल हुए सिपाही थे। जंग में इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इनको सेना से रिटायर कर दिया गया था। तो पूरी ज़िंदगी में हेलेन के 12 बच्चे हुए थे, जिनमें से 6 ही बच्चे जिंदा बचे थे। 6 बच्चों की मौत हो गई थी। तो अपने परिवार को मदद करने के लिए, अपने पति को मदद करने के लिए एक ब्लीच फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम किया करती थी। लेकिन जब इनकी शादी को कई साल बीते तो फिर इनकी जो ये पैरानॉर्मल क्षमताएं थी, इनके बारे में इनके पति को भी पता चला। जब इनके पति को पता चला तो इनकी माँ की तरह से फिर इनके पति ने इनको मना नहीं किया, बल्कि इनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अच्छा काम है, दूसरों का भविष्य बताना, इसको आगे भी जारी रखो। तो जब इनके पति ने इनका हौसला बढ़ाया तो फिर ये आगे लोगों को बताने लगी उनका भविष्य। इनका ये काम फिर ठीक चलने भी लगा, लोग आने लगे इनके पास भविष्य जानने के लिए। तो ये सब कुछ चल रहा था। फिर 1926 का साल आता है और हेलेन डंकन ने भविष्य बताने का काम छोड़कर आत्माओं से बात करने का काम शुरू कर दिया था। अब इनकी बात करने का जो तरीका होता था, तो एक लकड़ी का चौकोर डिब्बा होता था जिसके सामने पर्दे गिरे रहते थे। इस डिब्बे के अंदर हेलेन बैठती थी, काले कपड़े पहनकर। ये कपड़े इनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा कसे होते थे। इस डिब्बे के सामने दर्शकों के बैठने की जगह होती थी। जितने भी चाहे दर्शक इस डिब्बे के सामने बैठ सकते थे। ये सारे दर्शक अपने हाल ही में गुजरे किसी सगे संबंधी या परिवार के इंसान से बात करने के लिए आते थे। ये जिस जगह पर यह कार्यक्रम होता था आत्मा से संपर्क करने का, वहाँ पर धीमी लाइट जला करती थी, लाल रंग का एक बल्ब जलाया जाता था। जब यह कार्यक्रम शुरू होने वाला होता था आत्मा से संपर्क करने का, तो जो दर्शक सामने बैठते थे उनमें से किसी दर्शक को डिब्बे के अंदर जाकर जांचने का मौका भी दिया जाता था और हेलेन के कपड़ों को भी कोई दर्शक चेक कर सकता था। अब ये जो संपर्क का काम था आत्मा से संपर्क करने का, तो डिब्बे के अंदर हेलेन बैठती थी और जब इनको संपर्क करना होता तो ये आत्मा को बुलाती थी। उसके बाद इनके मुंह से एक कपड़े जैसी कोई चीज़ निकलती थी और वो आत्मा का रूप ले लेती थी। आत्मा का रूप लेने के बाद ये चीज़ डिब्बे से बाहर निकलती थी। तो इसका नाम फिर लोग इक्टोप्लाज्म बताते थे। अब यहाँ पर देखने वाले तमाम लोग रहते थे। तो जिस आत्मा का ये रूप लेता था कपड़ा, तो उसके कपड़े भी, चेहरा, आँखें, बाल, टोपी, सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देता था। कई बार जो आत्मा सामने आती थी, अगर महिला की आत्मा है तो उसके हाथ में एक पर्स भी दिखाई देता था
अगर कोई पालतू जानवर उसको बहुत ज़्यादा प्यारा रहा था तो उसके साथ पालतू जानवर भी खड़ा दिखाई देता था। संपर्क खत्म होने के बाद ये जो कपड़ा आत्मा का रूप लेता था, ये वापस नीचे ज़मीन पर गिर जाता था, डिब्बे के अंदर वापस चला जाता था। तो अब ये जो काम था, तो इससे हेलेन का नाम बड़ी दूर दूर तक फैलने लगा था। दूर दूर के तमाम लोग इनसे अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी आत्माओं से बात करने के लिए इनके पास आने लगे थे। तो एक ऐसे ही इनके जो क्लाइंट थे, जिन लोगों ने बात करी आत्माओं से, इनके माध्यम से, ये एक माध्यम थी आत्माओं से बात करने का। तो इनके कई क्लाइंट भी थे, उन्होंने बाद में अपनी बातें बताई। कैथलीन मकनील नाम की एक महिला थी, वो इनके ऐसे ही एक कार्यक्रम में आई थी। तो जब ये आई कैथलीन, तो इन्होंने कहा कि इनको अपने किसी ऐसे सगे संबंधी से बात करनी है जिसकी हाल ही में मौत हुई हो। तो खैर कार्यक्रम चला, संपर्क हुआ, आत्मा आई, और ये जो आत्मा थी ये कैथलीन की बहन की आत्मा थी। अब कैथलीन ने जैसे ही इस आत्मा को देखा, इसके कपड़े वगैरह, आकार, चेहरा सब कुछ वैसा ही था। कैथलीन बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि कैथलीन की बहन की मौत कुछ ही घंटे पहले हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान हो चुकी थी, और कोई भी तरीका नहीं था जिसकी वजह से हेलेन को पता लग जाता कि इनकी बहन की मौत हो चुकी है। तो अब इनकी बहन की आत्मा का रूप एक कपड़े के तौर पर इनके सामने खड़ा हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा भावुक थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई ये हेलेन से। इसके बाद इनके कार्यक्रमों में ये लगातार आने भी लगी। एक बार ऐसे ही इनके पिता की आकृति बाहर निकली, कपड़े ने इनके पिता की आकृति ली, और वो 6 फीट इनके नज़दीक आकर खड़े हुए इनके पिता। तो इनके पिता की एक आँख नहीं थी जब वो जिंदा थे, और इस कपड़े की आकृति में कैथलीन ने देखा कि ये जो आकृति थी इसकी भी आँख नहीं थी, और आवाज़ भी बिल्कुल इनके पिता की ही जैसी थी। तो फिर एक अल्फ्रेड डॉड नाम का काफ़ी सम्मानित और विद्वान लेखक था, वो भी इनके एक कार्यक्रम में आया हेलेन के। तो इसने फिर इच्छा जाहिर की कि अपने दादा से मिलने की। इसके दादा का एक लंबा आकार फिर डिब्बे से बाहर निकला। इसके जो दादा टोपी जैसी लगाते थे जिंदा रहने के दौरान, वैसी ही इस आकार ने टोपी लगाई हुई थी। उनके बाल जैसे होते थे वैसे ही उनके बाल थे। उनके बोलने का जो अंदाज़ था, जो उनके चलने का अंदाज़ था, बात करने का आवाज़, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ अल्फ्रेड। इसके बाद जेम्स हैरिस नाम के एक साइकिक इन्वेस्टिगेटर थे। ये भी जब इन्होंने चर्चा सुनी काफ़ी दूर तक फैलने लगी थी। तो ये आ गए इनके कार्यक्रम में। अब जब ये कार्यक्रम में मौजूद थे तो एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। हेलेन ने एक आत्मा से संपर्क किया, आत्मा आई, डिब्बे से बाहर निकली, और ये आत्मा किसी और की नहीं थी बल्कि ये बहुत ही मशहूर लेखक आर्थर कॉनन डॉयल की आत्मा थी। आर्थर कॉनन डॉयल जाने जाते हैं शर्लॉक होम्स की कहानियाँ और उपन्यास लिखने के लिए। तो ये जो जेम्स हैरिस थे, ये आर्थर कॉनन डॉयल को व्यक्तिगत तौर पर पहचानते थे। आर्थर कॉनन डॉयल की घनी मूछें थी उनके चेहरे पर, उनका गोल माथा था। इन्होंने सब कुछ देखा, ये सारी चीज़ें। और आर्थर कॉनन डॉयल की एक बहुत ही भारी भरकम आवाज़ थी, वो आवाज़ भी इन्होंने पहचानी। तो ये इनके कार्यक्रम चलते रहते थे, लोग काफ़ी प्रभावित होते रहते थे। कभी किसी को अपनी बेटी दिखाई दे जाती, कभी किसी को अपनी बहन दिखाई दे जाती। एक औरत ने देखा कि उसकी बहन हाथ में बच्चा लिए हुए इस डिब्बे से बाहर निकली, और इस औरत की बहन की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त ही हुई थी। तो अब ये सब कुछ चल रहा था। अब ये देखने में बड़ी अजीब बात लगती है कि एक कपड़ा कैसे ये सारी आकृतियाँ ले रहा था, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने लिखित में दिया कि ये सारी चीज़ें उनकी आँखों के सामने हुई थी। तो हेलेन हर रोज़ मशहूर होती चली जा रही थी, लेकिन अब मशहूर होने के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग नफ़रत करने वाले भी खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह 1931 का साल आया था। लंदन के स्पिरिचुअलिस्ट अलायंस के कुछ लोग थे, उनको हेलेन से खासी दिक्कत होना शुरू हो गई थी। इनको लगता था कि हेलेन ये सब झूठ फरेब कर रही हैं, लोगों को ठग रही हैं, मूर्ख बना रही हैं। तो इन्होंने फिर ठाना कि हम हेलेन को एक्सपोज करके दिखाएंगे, इनके चेहरे पर लगा हुआ नकाब उतार कर दिखाएंगे। तो इनके कार्यक्रमों में जाने लगे। तो अब ये जो बात थी कि ये जो कपड़ा निकलता था एक्टोप्लाज्म, तो अब ये काले कसे हुए कपड़े पहनकर अंदर जाती थी हेलेन। तो लोगों को लगा कि ये जो एक्टोप्लाज्म निकलता है तो ये शायद डिब्बे के अंदर ये कहीं पहले से छुपा देती हैं, कार्यक्रम शुरू होने के पहले से ही। तो यहाँ पर जाते, डिब्बे को चेक करने की छूट थी ही, तो ये अंदर जाते, डिब्बे को चेक करते। कई बार चेक किया लेकिन कोई भी इनको ऐसी चीज़ नहीं मिली जो साबित कर सके कि यहाँ पर एक्टोप्लाज्म पहले से छुपाया जाता है, जो कपड़ा आत्मा का रूप लेता था। उसके बाद फिर इनको लगा कि फिर जब हेलेन इस डिब्बे के अंदर जाती हैं तो अपने कपड़ों में अंदर छुपा कर लाती हैं। इनके कपड़ों की भी तलाशी ली गई, वहाँ पर भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। तो ये दो चीज़ें फिर इनके प्रयास फेल हो गए थे। इसके बाद ये और दूसरी तरह दिमाग लगाने लगे, किसी तरह पता चले कि क्या है। तो ये जब
कार्यक्रम चलता था तो यहाँ पर लाल रंग की एक डिम लाइट जला करती थी। तो ये जो लोग यहाँ पर मौजूद होते थे तो कोई यहाँ पर लाइट ऑन कर देता, बहुत तेज़ लाइट। कई बार फ़ोटो भी लिए गए। अब ये जो फ़ोटो की कहानी है, तो इन लोगों ने जब फ़ोटो लिए तो उसके बाद फ़ोटो को जब डेवलप किया गया तो इन्होंने देखा फ़ोटो में कि ये जो आत्माएं रूप लेती हैं असल में कुछ और नहीं है बल्कि एक हैंगर के ऊपर कपड़े को लटकाकर तैयार की गई आकृतियां हैं। इनके चेहरे गुड़ियों के बनाए जाते हैं जिनके ऊपर मेकअप किया जाता है। तो अब ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, लेकिन जो हेलेन के समर्थक थे, जो इनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, उनको ये बात ज़रा सी भी हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर हैंगर पर लटकाकर इस आकृति को बनाया जाता था तो ये एक्टोप्लाज्म, पहली तो बात यही ये नहीं साबित कर पाए थे कि ये एक्टोप्लाज्म आता कहाँ से है। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद रहते थे। लाल रंग की रोशनी थी, लेकिन कितनी भी ज़्यादा धीमी हो, लोग आत्मा के आकार में और गुड़िये में अंतर पता कर ही सकते थे। लेकिन उनका पक्का भरोसा था कि ये बात जो लोग कह रहे हैं कि हैंगर पर ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आत्माएं ही हैं जो रूप लेती हैं। अब दूसरी बात एक और थी कि यहाँ पर लाल रंग की लाइट होती थी, लेकिन ये जो आत्माएं आकार लेती थी तो इनका रंग बिल्कुल एकदम सफ़ेद होता था। लाल रंग की रोशनी है तो अगर एक्टोप्लाज्म या कपड़ा कुछ है तो वो लाल रंग का दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एकदम सफ़ेद दिखाई देता था। इसके बाद फिर ये एक एक्सरे मशीन लेकर आए ये अलायंस के लोग, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो एक्टोप्लाज्म है तो डिब्बे में नहीं मिला, इनके कपड़े में नहीं मिला। अब इन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया तो इनकी समझ में आया कि इस कपड़े को हेलेन कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने अंदर निगल लेती हैं, कार्यक्रम के दौरान वो उगलती हैं और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद फिर से अंदर निगल लेती हैं। तो ये इनका मानना था। तो एक्सरे मशीन लेकर आए। एक्सरे मशीन के दौरान एक बड़ी अजीब घटना हुई कि जैसे ही हेलेन ने सुना एक्सरे मशीन के बारे में, वो बहुत ज़ोर से चीखने लगी और बाहर भागी। बाहर एक रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग को पकड़कर ये बड़ी देर तक चीखती रहीं और अपने कपड़े नोचती रहीं। तमाम लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने इस घटना को देखा, अखबार में भी ये घटना छपी। अब ये बात थी तो, लेकिन अब इसके पीछे जो बात आती है कि अगर एक्टोप्लाज्म ये अपने अंदर निगल लेती है तो ये बहुत ही बड़ा एक्टोप्लाज्म था, इसको निगलना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था, इसके बाद उगलना भी मुमकिन नहीं था और फिर से वापस अंदर निगलना। दूसरी बात कि फिर ये एक्टोप्लाज्म एक आत्मा की आकृति भी ले लेता था। इन्होंने खुद बताया था कि ये हैंगर वगैरह इसमें लगा रहता था, तो ये हैंगर वगैरह कहाँ से आ जाता था, ये चीज़ भी ये लोग साबित नहीं कर पाए। और ये जो एक्सरे की घटना थी जो अखबार में छपी थी, तो इसके बारे में भी कहानी निकल कर आती है कि इन्होंने अखबार वालों को फर्जी पैसे देकर ये खबर छपवाई थी। ये बिल्कुल ही झूठी खबर थी, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये अब इनकी बातें थी, इनको लग रहा था कि ये कुछ एक्सपोज करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हेलेन के समर्थक थे उनके ऊपर ज़रा सा भी इनका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये जो आवाज़ आती थी आत्मा की, ये बिल्कुल उसी इंसान के जैसी होती थी जैसा वो ज़िंदा रहने के वक्त बोलता था, उसी लहजे में, उसी तरीके में, उसी तरह की आवाज़, सारी आकृतियाँ वगैरह। तो इनके जो क्लाइंट थे उनको ज़रा सा भी कुछ इनकी बातों पर, अलायंस वाले लोगों की बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। उनको पक्के तौर पर मानना था कि ये एक सच्ची माध्यम है और ये आत्माओं को वाकई में बुलाती हैं हेलेन। तो खैर अब जांच इनकी चल रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी। अब इनको जो कपड़े का ये सुराग जो एक्टोप्लाज्म निकलता था, इसका कोई सुराग नहीं लगा पाए थे, तो इसके बारे में इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। अब इनको समझ में आया कि अगर इस एक्टोप्लाज्म का हम कोई सैंपल कहीं से जुटा पाएँ तो हमको पता लग जाएगा कि ये एक्टोप्लाज्म क्या चीज़ है, और पूरी खूबी इसी एक्टोप्लाज्म में ही थी, इसी कपड़े में। तो एक बार इनका ऐसे ही चल रहा था कार्यक्रम हेलेन का, और ये लोग अलायंस के लोग लगभग 12 लोग मौजूद थे वहाँ पर। सारे लोग कैंची लिए हुए खड़े थे कि जैसे ही एक्टोप्लाज्म निकले हम इसको काट लें। तो अब तमाम ये लोग थे जो अपना समय, पैसा और मेहनत सब कुछ बर्बाद कर रहे थे एक महिला के पीछे जो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही थी, बल्कि लोगों को एक राहत दे रही थी, एक क्लोजर दे रही थी कि आत्मा कि गुजरते वक्त अगर उनकी ठीक से बात नहीं हो पाई, वो विदा नहीं ले पाए हों, तो वो मौका दे रही थी कि वो उनको विदा ले सके, कुछ राहत देने का काम कर रही थी। अगर वो झूठ भी कर रही थी फिर भी ये अलायंस के लोग जो काम कर रहे थे ये भी किसी मायने में सही नहीं था, इनके खिलाफ जो ये काम कर रहे थे अलायंस के लोग। तो खैर कार्यक्रम चल रहा था, 12 लोग कैंची लिए वहाँ पर खड़े थे कि जैसे एक्टोप्लाज्म निकले, टूट पड़े, उसके ऊपर सैंपल इकट्ठा कर लें, काट लें। एक्टोप्लाज्म निकला, इन्होंने काटा। अब हेलेन का कहना यह था कि इस संपर्क के दौरान इनको कोई छू नहीं सकता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वरना इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये लोग कूद गए थे, इन्होंने काट लिया था एक्टोप्लाज्म। हेलेन चीखी और बेहोश हो गई। अब ये लेकर गए इस एक्टोप्लाज्म को
इसको इन्होंने चेक किया तो बताया इन्होंने, किसी ने बताया कि चीज़ क्लॉथ एक तरह का कपड़ा है जो फैलता है, किसी ने बताया कि ये पेपर है जो अंडे की सफ़ेदी मिलाकर बनाया गया है। लेकिन कोई साफ बात इसमें सामने नहीं आई कि ये चीज़ आखिर वाकई में थी क्या, एक्टोप्लाज्म ये था क्या, इसकी कभी ये कोई भी व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये बुरी तरह से फेल हो गए थे हेलेन के सामने, और अभी भी हेलेन के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। फिर साल आता है 1941। 1941 में हेलेन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक चर्च में इनको बुलाया गया था ऐसा ही एक कार्यक्रम करने के लिए। वहाँ हेलेन गई, इनका डिब्बा रखा हुआ था, डिब्बे के अंदर ये बैठी, आत्मा से इन्होंने संपर्क किया। आत्मा डिब्बे के बाहर निकली। ये आत्मा एक नाविक की थी जो यूनिफॉर्म लगाया था और टोपी भी पहने हुआ था। इस नाविक ने खुद को HMS बारहम का नाविक बताया, और इसने बताया कि बारहम जहाज़ डूब चुका है और इस जहाज़ के डूबने के साथ इस नाविक की मौत हो चुकी है। अब संपर्क जैसे ही ख़त्म हुआ तो हेलेन बहुत ज़ोर से रोने लगी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। रोते हुए इन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ मरते हुए इन्होंने कभी नहीं देखा है, और लगभग इस नाव के हादसे में 900 नाविकों की मौत हुई थी। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी थी कि यह खबर जैसे ही बाहर आई तो हड़कंप मचना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक पूरे देश में किसी को पता नहीं था कि HMS बारहम नाम का जहाज़ डूब चुका है। सेना ने सैनिकों का हौसला बनाए रखने के लिए और दुश्मन को गुमराह करने के लिए इस खबर को बहुत ही ज़्यादा गहराई में दबा दिया था। ये पक्का इन्होंने काम किया था कि ये खबर किसी भी तरह से बाहर ना आ पाए, एकदम टॉप सीक्रेट इसको रखा गया था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, चीज़ें काफ़ी संवेदनशील थी, लोगों की जान पर बनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ मारे भी जा रहे थे। तो बहुत ही गहराई में इसको सीक्रेट रखा गया था इस खबर को, और किसी भी तरह से बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन ये हेलेन के कार्यक्रम में खबर बाहर आ गई थी कि HMS जहाज़ जो है बारहम ये डूब चुका है, और ये हकीकत भी थी। एक जर्मन U-331 पनडुब्बी थी जिसने टॉर्पीडो मारकर इस जहाज़ को डुबा दिया था। लगभग 900 के 900 सैनिक नाविक इसमें डूब गए थे। तो अब सरकार के कान खड़े हो गए, खुफिया विभाग के कान खड़े हो गए कि हमने तो इतना ज़्यादा इसको दबा कर रखा था, ये खबर बाहर कैसे निकल गई, हेलेन तक कैसे पहुंच गई। तो उसके बाद सरकार के फिर खुफिया जासूस इनके कार्यक्रमों में आने लगे देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कई कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका जिससे वो साबित कर सकें कि हेलेन ये सब झूठ और फरेब कर रही हैं। तो कई साल तक ये काम चलता रहा। उन्होंने भी कई तरह से कोशिश की इनको झूठा साबित करने की, इनके ऊपर रोक लगाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर आखिरकार 1944 का साल आता है। अभी तक इनको कोई सबूत नहीं मिला था, फिर भी पुलिस आती है और इनको हेलेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेलेन को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला, 7 हफ्ते का मुकदमा चला, और उसके बाद 9 महीने की इनको सज़ा हो गई। सज़ा जिस कानून के तहत हुई थी ये था 1735 का विचक्राफ्ट कानून। अब ये जो 7 हफ्ते का मुकदमा चला था, तो इस मुकदमे की भी बड़ी एक अजीब कहानी थी। कई लोग थे जो हेलेन के पक्ष में गवाही देना चाहते थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया था। देश भर के तमाम लोग थे जो ये कहना चाहते थे, इनको सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको गवाही देने का मौका नहीं दिया गया। हेलेन ने खुद भी कहा था कि इनको मौका दिया जाए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का, और ये जो डिब्बे में बैठकर अंदर किया करती थी वो डिब्बे में बैठकर नहीं करेंगी, बल्कि अदालत के कटघरे में ही आत्मा को बुलाकर दिखाएंगी। लेकिन जज ने मना कर दिया, इनको ये परमिशन नहीं दी गई। रात भर इसके बारे में चर्चा हुई। तो उनको लगता था कि अगर हमने इनको परमिशन दी हेलेन को, और मान लो कि इन्होंने कटघरे में आत्मा को दिन दहाड़े बुला लिया, तो फिर कोर्ट का बहुत ज़्यादा मजाक बनना शुरू हो जाएगा, लोग हंसी उड़ाने लगेंगे। इसलिए इनको फिर ये सारी बातें इनकी नहीं मानी गई, इनको सज़ा दे दी गई। 9 महीने की इनको सज़ा हुई थी। तो लेकिन मजाक ना बनने के लिए इनको परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन मजाक तो वैसे भी कोर्ट का बनना शुरू हो गया था। इस देश में बनना शुरू हो गया था मजाक, बाहर के देशों में भी मजाक बनाया जाने लगा था, क्योंकि तमाम ऐसी धाराएं थी जिनके तहत हेलेन को सज़ा दी जा सकती थी, जैसे धोखाधड़ी, चालबाजी, अफवाह फैलाने के मामले में। लेकिन किसी भी मामले में इनको सज़ा नहीं दी गई थी। इनको विचक्राफ्ट एक्ट यानी चुड़ैल अधिनियम के तहत सज़ा दी गई थी। तो इसको लेकर भी बाहर काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। अब ये जो अधिनियम था, इसमें दोषी को कोई सबूत या गवाह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जो इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे, और इनके खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी थी वो भी सरकार के ही खुफिया जासूस थे, उन्होंने ही इनके खिलाफ गवाही भी दी थी। अब लेकिन सरकार इनके पीछे लगी क्यों थी? क्योंकि सरकार को ये डर था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का साल था 1944 का, और ये ब्रिटिश सेना एक बहुत ही खुफिया मिशन प्लान कर रही थी। इसका नाम था नॉर्मंडी लैंडिंग।
नॉर्मंडी लैंडिंग एक जर्मन सेना के ऊपर इनका किया जाने वाला बहुत ही विशाल अटैक था और इसकी खबर को बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखा गया था। सेना के कुछ ही लोग टॉप जानते थे इस खबर के बारे में कि ये नॉर्मंडी लैंडिंग जैसी कोई चीज़ होने वाली है। कुछ महीने इसको बचे थे, लेकिन सरकार को और सेना को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हेलेन इस नॉर्मंडी लैंडिंग का राज भी जनता के सामने खोल दें, दुश्मन तक ये बात पहुंच जाए और इनका जो ये प्लान है पूरी तरह से बेकार हो जाए। तो ऐसी कोई चीज़ बाहर ना जाए, इसीलिए फिर हेलेन के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाकर इनको एक चुड़ैल घोषित करके, और अब चुड़ैल घोषित करने का अगर हम इसको कहें कि मजबूरी में किया गया था तो मजबूरी में नहीं किया गया था, ये कोर्ट ने जानबूझकर इनको चुड़ैल ही घोषित किया था। तो खैर इनको सज़ा हो गई थी। 9 महीने की सज़ा काटने के बाद जब ये बाहर निकली तो फिर इनसे कहा गया कि आप ये सारे काम बंद कर दीजिए, आप ये कार्यक्रम वगैरह आत्माओं से संपर्क करने के काम बंद कर दीजिए। लेकिन खैर ये आगे करती रहीं, पुलिस आगे भी छापे मारती रही। इनको साबित करने के लिए अभी भी पुलिस चैन से नहीं बैठी थी। उसको ये साबित करना था कि ये सारे झूठ हैं, फरेब हैं। लेकिन 10 साल के लगभग दौरान इन्होंने छापे मारे, कोई भी सुराग इनको नहीं मिला, किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाई। फिर 1956 में एक ऐसा ही छापा मारा पुलिस ने। उस दौरान ये अपना एक कार्यक्रम कर रही थी, आत्मा से संपर्क कर रही थी। तो ये बताया जाता है कि कार्यक्रम के दौरान इनकी हिदायत थी कि कोई इनको छुए ना, इनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आत्मा से संपर्क चल ही रहा था कि पुलिस ने छापा मारा और इनको डिस्टर्ब कर दिया था। तो इस छापे के लगभग 6 हफ्ते बाद फिर हेलेन की तबीयत बिगड़ने की वजह से काफ़ी गंभीर हालात में मौत हो जाती है। तो लोगों का मानना था कि डिस्टर्ब करने की वजह से ही हेलेन की मौत भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बना था कोर्ट का इस चीज़ को लेकर। फिर 1951 में ये 1773 का जो दकियानूसी कानून था, इसको वापस ले लिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इनके जो बच्चे हुए, बच्चों के फिर बच्चे हुए, तो 2006 में इन्होंने भी कोर्ट में अपील दायर करी थी कि ये जो सब चीज़ें करी गई थी ये बहुत ही गलत चीज़ें थी। हेलेन को इसके लिए सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी इस पुराने दकियानूसी कानून के तहत, और उनके सम्मान को वापस बहाल किया जाए, लेकिन ये किया नहीं गया। एक विंस्टन चर्चिल काफ़ी मशहूर हैं, इन्होंने भी कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहूदगी भरे काम थे जो उस दौरान हेलेन के साथ किए गए थे। तो अब तमाम लोग मानते हैं आज भी कि ये जो काम किए गए थे, अभी भी बहुत सारे सपोर्टर हैं जो हेलेन के लिए अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। उनका मानना था कि ये एक मीडियम के, ये जो एक आध्यात्मिक तरीका है आत्माओं से बात करने का, तो इससे जुड़े हुए लोग जितने भी हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, तो उनका मानना था कि उनके बीच एक चमकता हुआ सितारा थी हेलेन डंकन, और वो कोई फ्रॉड नहीं थी बल्कि उनके सारे कामों में सच्चाई थी। और जितने भी लोग इनके खिलाफ लगे हुए थे उन्होंने हेलेन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती पेश करी थी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आए थे। हेलेन कोई अपराध नहीं कर रही थी, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रही थी, किसी को लूट नहीं रही थी, किसी को मूर्ख नहीं बना रही थी। थोड़े पैसे ज़रूर वो ले रही थी, लेकिन उससे लोगों को सुकून भी हो रहा था। लोग सुकून के लिए जाने कितने पैसे खर्चा करते हैं। तो खैर ये सारी बातें थी। अब लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए था उस दौरान, इसको एक अध्यात्म के तौर पर लेना चाहिए था, ये भी आज के लोग मानते हैं। तो अब ये जो काम है ये ज़्यादा नज़र में नहीं आते हैं क्योंकि लोग डर जाते हैं इन सारी चीज़ों से। आत्माओं से संपर्क करने की वजह से हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी ये काम कर रहे हो, आत्माओं से संपर्क चल रहा हो। लेकिन इस मामले के बाद से जितने भी काम थे ये गुप्त होने लगे, चोरी छुपे कमरों के अंदर होने लगे, इनको ज़्यादा बाहर नहीं आने दिया गया। अब जो भी हो, हकीकत है या झूठ है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो काम किए गए थे हेलेन के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा गलत थे। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।